गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 10 का थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स जो है वो कल वाले वीडियो तक कंप्लीट कर लिया। आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर में जो है आपका भोजन और मानव स्वास्थ्य, आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। भोजन और मानव स्वास्थ्य जो है मतलब भोजन का मानव स्वास्थ्य के साथ में सीधा डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। भोजन का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव जो होता है, या हम कह सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य जो है वो सीधा सीधा भोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन जो है वो हमें क्यों करना चाहिए। भोजन हमें क्यों करना चाहिए, भोजन करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, हम भोजन क्यों करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसको किसी भी कार्य को, शरीर जो भी कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से। भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से। इसलिए हमें भोजन को करना आवश्यक होता है। देखिए, भोजन करने से जो ऊर्जा मिल रही है, ये ऊर्जा हमारे क्या काम आती है, तो ये ऊर्जा शरीर की वृद्धि जो है उसके लिए जरूरी है, शरीर के विकास के लिए जरूरी है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है। मतलब ये ऊर्जा जो है वो शरीर के प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें आवश्यक होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं, हमें शरीर को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से। अगला जो है वो हमारे पास बात आती है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, तो देखिए भोजन कैसा होना चाहिए ये बात जो है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। जैसे उम्र के अनुसार भोजन कैसा होना चाहिए, शरीर की आवश्यकता जो है, लिंग के अनुसार जैसे भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। लड़की और लड़कियों में भोजन जो है वो अलग होता है। उम्र के आधार पर जैसे छोटे बच्चे हैं उनका भोजन जो है वो अलग होगा, वयस्क अवस्था में अलग होगा, किशोरावस्था में अलग होगा, वृद्धावस्था में भोजन जो है वो अलग होगा। कार्य के आधार पर कौन व्यक्ति किस तरह का कार्य कर रहा है उसके आधार पर भी भोजन क्या होता है, अलग प्रकार का होता है। इसका मतलब भोजन जो है वो कैसा होना चाहिए ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन बात हम करें कि भोजन कैसा हो, तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मतलब भोजन कैसा होना चाहिए, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित प्रकार के भोजन की कल्पना की गई है कि संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट जिसको आप बोलते हैं। तो ये बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो संतुलित आहार जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से 6 घटक हैं। कितने घटक है, 6 घटक हैं। कौन कौन से हैं, संतुलित आहार में कितने घटक होते हैं, मूल रूप से 6 घटक होते हैं। इनमें जैसे पहला है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल है, विटामिन है। ये इस तरह से हमारे भोजन के अंदर 6 मूल रूप से जो है वो घटक होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और जल और विटामिन। इस तरह से एक संतुलित आहार के अंदर इन 6 घटकों का एक संतुलित मात्रा में होना आवश्यक होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन संतुलित आहार होना चाहिए जिसके अंदर 6 मूल रूप से घटक है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, जल है और विटामिन होते हैं। लेकिन जब हमारा भोजन जो है वो
एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के रूप में न हो तो क्या होगा? तो देखिए हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि भोजन जो है वो हमें मूल रूप से दो प्रकार का हो गया। एक को अपन कह सकते हैं संतुलित भोजन और दूसरा जिसको अपन बोलते हैं असंतुलित भोजन। संतुलित में तो हमने पढ़ लिया कि भोजन के 6 घटक जो होते हैं वो उचित मात्रा में होने चाहिए, तो वो कहलाता है संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन जिसके अंदर इन 6 घटकों में से है ना किसी एक या अधिक घटक जो है या अवयव जो है घटक की क्या हो, कमी हो, तो उसको अपन कैसा भोजन बोलेंगे? असंतुलित भोजन। और इसी को अपन किसकी संज्ञा दे सकते हैं? कुपोषण। मतलब असंतुलित भोजन जो है वो ही क्या है? कुपोषण है। मतलब जब भोजन में किसी एक या अधिक जो घटक है, 6 घटक जो अपने हैं, उनमें से किसी एक या अधिक घटक की जब कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस भोजन को अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण कह सकते हो या असंतुलित भोजन कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है संतुलित या बैलेंस डाइट लेने से क्या होगा कि शरीर की वृद्धि, विकास, प्रतिरोधक क्षमता जो भी है, ये सभी कार्य जो है वो समान रूप से होते रहेंगे, सही मात्रा में होते रहेंगे। लेकिन यहाँ कुपोषण जो होगा, तो देखिए कुपोषण क्या है? एक अथवा अधिक पदार्थों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कमी का प्रभाव जो है वो भी शरीर के ऊपर दिखाई देगा। निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है वो शरीर पर होगा। तो हम बात करेंगे कि कुपोषण से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मतलब हमें जब बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उसका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बात करते हैं हम विटामिन के कुपोषण की। किसकी बात करें? विटामिन के कुपोषण। मतलब हम जब हमें शरीर में विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो उसका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए विटामिन ए बी सी डी ई के कई प्रकार के हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर विटामिन ए को, बी को, सी को, डी को दिया हुआ है। केवल उनकी चर्चा करेंगे। देखिए विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए की कमी से जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिलता तो उसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। और इसके सिम्टम्स या लक्षण जो है वो हमें क्या दिखाई देंगे? शरीर में प्रकाश या फिर रात के समय जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है, ठीक है ना। और रतौंधी रोग का लक्षण क्या है? प्रकाश में या फिर रात्रि के समय जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से दूसरा विटामिन, देखिए बी जो है वो कई विटामिन का क्या है? कॉम्प्लिकेट, जटिल बना हुआ है। तो उसके अंदर पहला जो एक विटामिन दिया हुआ है जिसको B1 जिसको कहा जाता है थायमिन। B1 का क्या नाम है? थायमिन है, जिसको B1 कहा जाता है। और उसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं अपन बेरी-बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी-बेरी रोग। विटामिन B1 जिसको कहा जाता है थायमिन, जो इसका रासायनिक नाम है ना, उसकी कमी से जो है वो हो जाता है बेरी-बेरी रोग। और उसका शरीर पर क्या प्रभाव होगा कुपोषण के से? हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है और पेशियां और तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है ना। थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग, हृदय की धड़कन कम होना, पेशियां और तंत्रिकाएं जो होती है वो कमजोर हो जाती है। इसी तरह से विटामिन बी के अंदर दूसरा विटामिन है वो है B2 जिसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम से, ये इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से हो जाता है राइबोफ्लेविनोसिस। 3 टुकड़ों में बोले आप इसको, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। और इसका प्रभाव देखिए, मुख के किनारे जो हैं वो कटे होते हैं और होठ का फटना, मुख के किनारों का कटा होना, होठ का फटना और याददाश्त जिसको अपन बोलते हैं स्मृति, ये जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से हमारा जो तीसरा है B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से रोग होता है प्लेग्रा। लक्षण क्या दिखेगा? जीभ की त्वचा पर पपड़ियां बन जाना,
इस तरह का एक सामान्य सा सिम्टम्स नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला जो विटामिन है अपना वो है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी हमें रोजाना आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और शरीर से सबसे ज्यादा मात्रा में रोजाना उत्सर्जित किया जाने वाला जो विटामिन है वो यही है, सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला इसीलिए है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। देखिए बहुत सामान्य से सिम्टम्स हैं इसके, मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बन जाना। मसूड़ों से खून आना और त्वचा के ऊपर स्पॉट या धब्बे बन जाना जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला चौथा है हमारा विटामिन डी, जिसको कहा जाता है रासायनिक दृष्टि से कैल्सीफिरोल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को क्या कहा जाता है कैल्सीफिरोल। और इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग में क्या होती है, पैर की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है बाहर की तरफ, ठीक है ना। और इसके कारण से घुटने जो हैं वो क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। इस तरह से विटामिन के कमी से होने वाले या कुपोषण से होने वाले रोग हमने देखे। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से वेरी है, राइबोफ्लेविनोसिस है, प्लेग्रा है, एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है, विटामिन सी जो है उससे स्कर्वी हो गया, डी से जो है वो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये विटामिन से संबंधित कुपोषण है। अगला कुपोषण बात करते हैं हम जिसकी प्रोटीन के कुपोषण। प्रोटीन देखिए सबसे ज्यादा जो है वो छोटे बच्चों की इसकी आवश्यकता पड़ती है। छोटे जो बच्चे हैं उनको, या फिर इसकी सबसे ज्यादा जो आवश्यकता पड़ती है वो है किशोरावस्था, ठीक है ना। शरीर की वृद्धि और विकास इस समय सर्वाधिक होता है। तो प्रोटीन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उसकी कमी से हो जाता है कौन सा, क्वासी और कोर रोग। क्वासी और कोर रोग है। क्वासी और कोर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। देखिए बच्चों में पेट जो होता है वो फूल जाता है, भूख जो है वो कम लगती है, बच्चों का स्वभाव जो है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। बच्चे स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। त्वचा के संदर्भ में देखिए, त्वचा पीली शुष्क होते हुए कैसी पड़ जाती है, काली धब्बेदार होकर के और फटने लग जाती है। त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर के क्या होती है, फटने लगती है। ये सामान्य रूप से क्वासी कोर रोग के लक्षण हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन के साथ में भोजन में क्या होती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। किसके साथ में, प्रोटीन के साथ साथ में, और शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है ना। प्रोटीन के साथ साथ में क्या नहीं मिलती है, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। और ऐसी स्थिति में जो है वो कौन सा रोग हो जाता है, मैरेस्मस रोग। कौन सा हो जाता है, मैरेस्मस रोग। प्रोटीन की कमी से हमने देखा क्वासी और कोर रोग, लेकिन प्रोटीन प्लस क्या चीज, ऊर्जा, ये दोनों चीज जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो रोग होगा वो कहलाता है मैरेस्मस रोग। और मैरेस्मस रोग में क्या होता है, शरीर जो है वो सूख जाता है, कमजोर होने लगता है व्यक्ति। और बच्चे जो होते हैं ऐसी स्थिति के अंदर जो है उनकी आंखों की चमक जो होती है वो कम हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं आंखों का कांतिहीन हो जाना। और आंखें जो होती हैं वो किधर चली जाती है, थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई नजर आती हैं। इसका मतलब शरीर सूख करके कमजोर या दुर्बल हो जाना, आंखें कांतिहीन होकर के अंदर की तरफ धस जाना, ये सामान्य रूप से मैरेस्मस रोग के लक्षण है। आगे इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे किसकी, खनिज लवण से संबंधित कुपोषण। खनिज लवण जो है उनसे संबंधित कुपोषण। देखिए खनिज लवण जो है वो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी आवश्यकता जो है वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे अपन बात करें कि देखिए एक जो खनिज लवण है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दांत और जो हड्डियां हैं, है ना,
उनके निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। और इनकी कमी के कारण से क्या होता है? दांतों का और हड्डियों का विकास सही नहीं हो पाता। एक आप लोगों ने सुना होगा लोहा तत्व जो होता है ना, ये किसके लिए जरूरी है? तो ये शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसको बनाने के लिए जरूरी होता है। और इसके अभाव में क्या होगा? खून नहीं बनेगा, तो ऐसी स्थिति में एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो होता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या ऊतकों तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। एक तत्व जिसका नाम होता है आयोडीन। आयोडीन के बारे में भी आप लोगों ने सुना है। हमें आयोडीन की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोडीन जो होता है ये हमारे गले में जो ग्रंथि है जिसको बोलते हैं थायराइड, और उससे बनने वाला हार्मोन जो होता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उस हार्मोन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तो आयोडीन के प्रभाव में क्या होगा? कमी के प्रभाव में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में घेंगा या इसको बोलते हैं गलगन, या इसी रोग का दूसरा नाम है गॉइटर, ये रोग हो जाएगा। अगला एक हमारे पास जो महत्वपूर्ण खनिज तत्व है उसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं अपन। सोडियम व पोटेशियम है ना, दोनों ही क्या कहते हैं? मांसपेशियां जो होती हैं उनके संकुचन के अंदर, तंत्रिका आवेग के संचरण में, और विद्युत अपघटन जो होता है उसके संतुलन के अंदर शरीर में। मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, विद्युत अपघटन, संतुलन जो है, इनसे संबंधित कार्य जो है वो कौन करते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना, मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण और विद्युत अपघटन जो है इससे संबंधित। तो देखिए आज हमने संतुलित भोजन, कुपोषण और विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्व संबंधी हमने आज कुपोषण पढ़े हैं। कल हम इस पाठ में और आगे चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे।